नमस्कार। IBN24 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਠੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜਸਰੋਟਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ इंदू जी ਦੇ ਨਾਲ। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आपका जसरोटा में वेलकम है। सर जसरोटा भी अपना है, जी, पूरी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट हमारी है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट तो हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपसे शुरू इस हिसाब से करना चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा अपनी पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए। आपका घर का माहौल जो भी है रहा है, पॉलिटिकल माहौल रहा है, जिस तरह से आपने जर्नी की है पूरी पॉलिटिक्स में, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। पॉलिटिकल जर्नी की बात कही है तो बात ऐसी है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। जो हमारे ताए जी हैं, सारे लोग रहते थे इकट्ठे। तो जब जम्मू कश्मीर में पंचायती राज शुरू हुआ 1956 में मेरे ताया जी नॉमिनेटेड सरपंच बने, हुक्म चंद जी। तो वो बाद में हमारा जो फैमिली में ही रहा, चलता रहा। तो फैमिली में जो भी हम माहौल देखते रहते, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो लोगों का आना जाना अक्सर हमारे घर रोज़ ही होता था। तो हम मतलब वहीं से ही हमने थोड़ा थोड़ा सोशल जो सामाजिक काम का जो थोड़ा थोड़ा सीखते आए। तो बाद में मेरे भाई साहब बड़े देवेंद्र सिंह बिंदु जी 2001 में सरपंच बने। तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता गया। तो जब मैं उससे पहले 1997 में जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुई, तो वहाँ पर जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन में काम करने का मौका मिला मुझे। वहाँ मुझे बतौर जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया गया हमारे अध्यक्ष के द्वारा। तो हमने काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल की स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के इश्यूज़ के लिए। और वहाँ पर एक एजिटेशन हमने 53 डेज़ लड़ी 1998 में MBBS BDS की लिस्ट के ख़िलाफ़। वो एक पूरी बड़ी मुहिम थी जहाँ 53 डेज़ के लिए हमने जम्मू यूनिवर्सिटी, एलॉयड कॉलेजेस और जम्मू यूनिवर्सिटी के अपना जम्मू प्रोविंस में जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स आते थे सब बंद करवा कर हमने वो एजुटेशन लड़ी। उसमें भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हमारे 53 डेज़ के। तो वहाँ से हमारा करियर शुरू हुआ। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला यूनिवर्सिटी से 1999 में 2000 में मैंने B.Ed किया। 2000 और 2001 में मैंने प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग की। एक सेशन वहाँ किया। तो वो लीडरशिप क्वालिटी वो डेवलप होती गई। तो फिर मैंने एडॉक्शिप किया कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहाँ पर मैंने एडॉक्शिप किया। और 2003 में मैं टीचर नियुक्त हो गया। 2003 से मैं 2011 तक टीचर रहा। गवर्नमेंट जम्मू अपना J&K गवर्नमेंट में कार्यरत रहा। तो उसके बाद हमारा गांव पूरा हमारे घर पे आ गया। तो पूरे मतलब जब पंचायती राज का नेक्स्ट इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ 2011 में, तो उन्होंने सब ने एक निर्णय लिया कि मास्टर जी आप नौकरी छोड़ो, हम आपको अपना सरपंच बनाएंगे। मैंने घर पे मशवरा किया। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, मैं आपके लिए अपनी नौकरी को छोड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे को 2011 में 20-22 दिन के बाद मुझे सरपंच इलेक्ट कर लिया था। तो उनका मंशा तो ये थी कि जो सरपंच है वो अनअपोज मैं बन जाऊँ। लेकिन फिर आपको पता ही है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है। कहने में ही वो नॉन पॉलिटिकल रहा। वहाँ तब काम किया अपने गांव के लिए बहुत सारा, जो भी मेरे से बन पाया एज ए सरपंच। तो फिर 2018 में फिर से चुनाव हुआ सरपंच का। फिर उन्होंने री इलेक्ट कर दिया मेरे को दूसरी बार। तो बनोटी ब्लॉक में हम आते हैं। तो बनोटी ब्लॉक की 31 पंचायतें हैं। तो तकरीबन 260 पंच सरपंच हमारी टीम में, वो जो बनोटी ब्लॉक की टीम थी उसमें 2018 में नियुक्त अपना इलेक्ट हुए। फिर सब ने, मेरे दोस्तों ने
मेरे साथियों ने सबने बोला कि आप जब भी आपका ये चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होगा तो आपको मतलब कंटेस्ट करवाएंगे। मैं कहा जी ठीक है, हम रेडी हैं। फिर वो इलेक्शन लड़वाया, उन्होंने बना दिया। वो तब भी मैंने अपना इंडिपेंडेंट ही अपना कैंडिडेचर भरा। बीजेपी 3rd नंबर आई, दूसरे नंबर कोई और आया, तो पहले नंबर मुझे ले आए। हमारा जो फ़र्क था बीजेपी से वो तकरीबन 37 वोट्स का था, शायद 36 के 37 वोट्स का था। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर डीडीसी का यहाँ पर हो गया, डीडीसी इलेक्शंस के लिए। तो डीडीसी में जो हमारा टेरिटोरियल सेगमेंट बना, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी डिंगम बनी, तो वो रिजर्वेशन में आ गया। वो सीक्वेंस में जो रिजर्वेशन हुआ तो रिज़र्व हो गया। तो मेरी मिसेज़ ने क्या किया, मतलब उनको हमने मोटिवेट किया। वो MSc B.Ed हैं, तो उन्होंने कंटेस्ट किया, उनमें भी अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है। तो मेरा वो सारा काम काज वही देखते हैं, पॉलिटिकल जो भी है। तो वो रनर अप रहे, 100 वोट के लगभग रह गए। 7200 वोट मिले मिसिस को, 7300 मिले बीजेपी को। तो बस ये है कि अभी सब ने डिसाइड किया, फर्स्ट को मीटिंग किया हमने घर पे, एक बड़ी मीटिंग कॉल गई। 4-5 हज़ार बंदा होगा हमारा सपोर्टर, हमारे जो हमें चाहने वाले हैं वो सारे आए। तो फिर वो वहाँ पर ही सबका निर्णय हुआ। भाई साहब ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया। लड़ना तो भाई साहब ने था, देवेंद्र सिंह बिंदु जी ने, लेकिन उनकी सेहत थोड़ा अलाउ नहीं किया उनको। तो फिर वो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज कर दिया पब्लिकली। तो फिर पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो हम उस दिन से चल पड़े हैं। आज हमारी ये चुनाव की क्लोजिंग है। चुनाव मीन्स ये कैंपेन पीरियड की क्लोजिंग है। तो आज हमारी एक सभा पीछे बचती है। तो 256 के आसपास मैंने इस पूरे टाइम में मैंने फर्स्ट से 29 तक 257 हो जाएंगी टोटल सभाएं जो मैंने की हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कि पता नहीं, भगवान जाने अभी क्या रिजल्ट निकलेगा। ये तो ऊपर वाला जाने। नहीं सर, अच्छा ही रहेगा जी। सर, आपका कोई ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शंस कोई बड़ी पार्टीज कांग्रेस या बीजेपी के साथ? देखिए, जो मिसेज ने कंटेस्ट किया 2020 में, तो वो कांग्रेस के मैंडेट से ही कंटेस्ट किया था। ओके। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का वजूद नहीं है कहीं भी। वो खाली सिंबल ही यूज़ किया हमने उनका। भाई साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कंटेस्ट किए थे असेंबली इलेक्शंस, 2008 और 2014 का। रनर अप रहे थे बसोली से। तो तब हमारा इलाका बसोली में होता था। अब एज BDC चेयरपर्सन मुझे मौका मिला अपने मातृभूमि को सेवा करने का, तो मैंने किया। तो इन बिटवीन डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर हो गया, तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी रिप्रेजेंट किया अपने इलाके को लेकर कि ये जो विधानसभा है हमें ये कंडी के लिए चाहिए, जिसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया। हर विलेज की पॉपुलेशन दी, हर पटवार हल्के की पॉपुलेशन दी। पूरा ऑटोकैड से एक पूरा मैप डिस्ट्रिक्ट का बनाया, जिसमें 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को फ्रेम किया। तो कमीशन ने माना। दिल्ली भी गया, कमीशन को रिप्रेजेंट किया दिल्ली जाके। लास्टली मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जो कमीशन की चेयरपर्सन थी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को सुना। 2 टाइम्स आधा घंटा मेरे को अपना इलाका रिप्रेजेंट करने का वक्त मिला। उसमें मैंने यही उनको कन्विंस करने की कोशिश की विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हमारा इलाका जो कंडी बेल्ट है, यहाँ पर जो कल्चर है, जहाँ पर जो लैंग्वेज है, जहाँ पर जो रहना सहना है हमारे लोगों का, सबका सेम है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछला जो कमीशन हुआ था उसने हमारे इस इलाके को 4 भागों में विभाजन कर दिया था। तो जो विभाजित भाग थे चारों,
वो 4 MLAs का एरिया था रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे इलाके को चारों भागों को निगलेक्टेड ही रखा, क्योंकि हमारा वहाँ पर थोड़ा वहाँ पर प्रेशर रहता था हमारे लोगों का, क्योंकि हम कम थे, चार विधानसभा में हम कम थे। तो चारों को जोड़कर हमने ये अपना विधानसभा क्षेत्र जसरोटा बनवाई है। तो देखते हैं क्या लोग, हमारे साथी, हमारे सपोर्टर्स, हमारे वोटर्स क्या डिसीजन लेते हैं फर्स्ट को। जी जी ये तो उन पे है। हमारा काम, जो हमारा काम था, कर्म था, हमने कर दिया। जी सर, आपने जैसे बीडीसी का भी एक टेन्योर देखा है पूरा अपने लाइफ टाइम में, और अपने वर्किंग इसमें पॉलिटिकल कल्चर में आपने क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं ऐसे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो आपने यानी कि आपने बाद में तो उसका प्रपोज किया, आपने क्या मेजर एक प्रॉब्लम्स को देखा है यहाँ पे, फील किया है कि लोगों को या इन चीज़ों की मेजर प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, मेजर प्रॉब्लम्स में जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं उन सब का अभाव है हमारे यहाँ पर। सबसे पहले तो हेल्थ का बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा चरमराया हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ में हमारे लोग काफ़ी पीछे हैं। हमारी माताएं बहनें जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी चिंतित में रहती हैं, और जब भी कभी कोई जब भी डिलीवरी का टाइम होता माता बहने का, तो वो बड़ा मतलब वो बहुत टेंसिव रहता है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कठुआ मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर, आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 40 किलोमीटर रहता ही है। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टिविटी की। हमारे जितने भी हैमलेट्स हैं, जितने भी हमारे विलेजेस हैं, जितने भी हमारी पंचायत हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। तो वो सारा हमें अभी स्ट्रक्चर खड़ा करना है इसमें कंडी में। उसके लिए कंडी का सहयोग, कंडी के हमारे जितने भी लोग रहते हैं, वासी हैं कंडी के, जसरोटा के, उन सब का सहयोग चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जी। इसके अलावा सर रोड की भी कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं, जैसे रोड का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, हम भी चल ही रहे हैं। हटली का हटली मोड़ टू हटली, ये रोड जो है ये तकरीबन पिछले 10 साल से बन रहा है। तो सरकार की अनदेखी की वजह से अभी तक ये नहीं बन पाया है, क्योंकि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंडी में। एक दसानू टू अपना गलमन टू दसानू रोड है डिंगम ब्लॉक में, बाया कोली कोपड़, वो CRF में था। उसका भी लगभग यही हाल है। एक जो थाना ब्रिज है हमारा, वो भी ऐसा ही है, वो भी पिछले 10 साल से बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि वो 2 साल और बन पाएगा। ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे 5 पंचायत का ये रोड है। 5 पंचायत, आप समझ सकते हो कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर। तो हालत इतनी बुरी है, मतलब इतनी डिटेरियोरेटेड है लोगों की हालत। या आपका देखो कैमरा भी कैसे हिल रहा होगा, आपको पता चल ही गया कितनी यहाँ पर जर्क्स हैं, कितने जंप्स हैं, कितने अंडुलेशन हैं, कितने मतलब खड्ड के समान ये रोड है। कहने को तो ये स्टेट का रोड होगा, 7.5 मीटर चौड़ा होगा, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी फार्मेशन होगी कहने में। जी। हाँ, लेकिन बदकिस्मती है कि ये बन नहीं पाया अभी तक। इसके लिए जद्दोजहद इसके लिए हमें करनी पड़ेगी आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर जो भी इसका रिज़ल्ट आउट होगा 8 को। देखते हैं माता रानी अगर आशीर्वाद देंगी तो इन सबको हमने प्रायोरिटी पे लेना है। स्कूल्स की बात कहें तो स्कूल्स भी नहीं हैं हमारे बच्चों के पास। हमारी बच्चियां जो हैं वो नहीं पढ़ पा रही हैं, आफ्टर 12th नहीं पढ़ पा रही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं अपर रिचेस से आते हैं तो ना तो वो टाइमली कॉलेज पहुंच पाएंगे, ना कॉलेज से घर पहुंच पाएंगे। और हमारे लोगों का इतना सोर्स ऑफ इनकम इतना सॉलिड नहीं है कि वो अपने बच्चियों को कठुआ में कोई रेंटेड हाउस लेकर बैठ के पढ़ा सकें। जी।
तो मतलब एक चैलेंजेबल सिचुएशन है हर जगह। हमें इन सब के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुझे, और मैं पूरा अपने आपका यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि पूरे जसरोटा डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए उनको। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। These are the basic amenities which should be provided by the government for the welfare of the society in the long run. तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे बच्चे मतलब कैसे compete कर पाएंगे दिल्ली वाले बच्चों के साथ। As you know, we have been converted into UT status. तो हमें तो कुछ ऐसी सुविधा है नहीं है यहाँ पे। तो ऑन द होल ये है कि चरमराई हुई सिचुएशन है हर फील्ड में। उनको हमने यहाँ पर मतलब स्ट्रीमलाइन करना है हर चीज़ को। तो उसके लिए साथ भी ज़रूरी है पब्लिक का, और आशीर्वाद भी चाहिए। सर एनी मैनिफेस्टो लाइक हर एक पार्टी जिसके अपने मैनिफेस्टो के वादे चल रहे हैं, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो चला के इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस का अपने मैनिफेस्टो एनसी के अलग हैं। आपका कोई ऐसा स्पेशल मैनिफेस्टो है ऐसे आप आज़ाद लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मेरा सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी मेरा युवाओं को लेकर होगा। पिछले 11 वर्ष में स्टेट में कोई जॉब्स नहीं प्रोवाइड की गई हैं हमारे युवाओं को, और हर घर में ऑन एवरेज हर घर में एक बच्चा तो पढ़ के बैठा हुआ है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके। तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कोई होनी चाहिए। वो जैसे पहले हर वर्ष एजुकेशन सेक्टर में टीचर की पोस्ट जो है वो निकलती थी, लेकिन वो 2014 के बाद नहीं निकल पाई हैं, 2013 के बाद इनफैक्ट नहीं निकल पाई हैं। तो फिर उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। युवाओं के लिए मेरी प्रायोरिटी है, उनके लिए लड़ूंगा। उनके लिए जो ये इन्होंने नौकरियां बंद की हैं उनको खुलवाने का काम करना है। और जो हमारे भाई डेली वेजेस हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे भाई जो हैं हज़ारों की संख्या में जो लगे हुए हैं, दे आर नॉट रेगुलराइज्ड। वो एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो ये जब 2014 में भाजपा सरकार बनाई थी तो उसमें उन्होंने अपना मंशूर बनाया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, तो उन्होंने कुछ किया नहीं उनके लिए। तो वो भी एक है। दूसरा, हमारी आशा वर्कर्स हैं जो बहुत काम कर रही हैं। डॉक्टर्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर्स से कम भी नहीं है हमारे देहात में। वो डॉक्टर्स जैसा काम ही कर रही हैं। तो रीजनली देखा जाए तो पास्ट टाइम में आशा वर्कर्स ही थी जो सारी, जैसे आप कह रहे हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को प्रेगनेंसी क्या, इसमें आपको कितना उन्होंने कोरोना के टाइम में कितना काम किया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे जो SPOs हैं, जो अभी BDC SPOs हैं जी, जो अभी कन्वर्ट किए इन्होंने BDGs बनाई हैं, तो उसमें काफ़ी फेरबदल किया हुआ है। हमारे जो SPOs हैं उनकी जो सैलरी थी 18,000, उनको 4,000 कर दिया, लगभग 4,200 के आसपास कर दिया है। मतलब सैलरी को आपने बढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये पहला सिस्टम है गवर्नमेंट का जिन्होंने ऑलमोस्ट 5 टाइम इनको रिड्यूस किया सैलरी को, पर्क्स को। तो मैं आपको बता दूं कि SPOs काम कर रहे थे जिन्होंने 3-4 वर्ष काम किया है, उनका मतलब जनरल लाइन ड्यूटी दी हुई है, एज कांस्टेबल काम किया हुआ है, तो उनको सैलरी सर्टिफिकेट्स इनके ऑफिसर्स ने इशू किया था, और ऑन दैट बेसिस they got bank loans, and now the condition is so weak कि they couldn't repay their debts। तो ये है कि अभी मतलब बड़ा काम करने वाला है। सोसाइटी में एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है
कि हमें सुनने वाला पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में कोई नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो भी हमारा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रीज़ या जो भी इंडस्ट्रीज आई हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं रखा है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि हमारे लोकल यूथ जो हैं दे एंसिलरी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकें। एंसिलरी यूनिट्स होते हैं दोज हु विल असिस्ट द बिग यूनिट्स। जैसे आप कुछ बनाते हैं तो उनको पैक करने के लिए कार्टून्स आते हैं, या फिर आप कोई बोतल बनाते हैं तो कोई ढक्कन बनाने वाला हो गया, या फिर कोई आप मॉस्किटो कोयल बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंड का हो गया। ये दीज आर द एंसिलरी यूनिट्स विच विल असिस्ट द बिग यूनिट्स। तो उसमें भी हमारा जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, लेकिन सॉरी टू से दैट कि हमारा जो बिग इसमें किया हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी बनाई गई है बिग फिशेस के लिए, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाई गई हैं। हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कुछ वहाँ पे रखा नहीं गया है। और जैसा हमारे एरिया में फॉर इंस्टेंस हमारे एरिया में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बड़ी लगती है जी जी, तो उसमें क्या किया गया है कि हमें सिर्फ हमारे हिस्से में पोल्यूटेड एयर और पोल्यूटेड वाटर ही हिस्से में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़मीनें भी सस्ते भाव में ले ली उन्होंने फॉर देयर डेवलपमेंट। तो अभी बच्चों को रोज़गार भी नहीं है। हमारी ये कंडीशन है, हमारे लोगों के पास ज़मीनें भी नहीं बची और नौकरियां भी नहीं हैं, और पैसे भी वो ख़त्म हो गए हैं कि 50,000 रुपये कनाल उन्होंने दिए थे। तो एटलीस्ट वो हमारे लिए वो एक चैलेंज बना हुआ है कि हम अपने जो पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे हैं उनको वहाँ पर एडजस्ट करवाने के लिए हमारी को परसेंटेज फ़िक्स होनी चाहिए कि एक इंडस्ट्री में अगर 100 बंदा काम कर रहा है तो दैट शुड बी फिक्स्ड अप मोर देन 75% जो फॉर लोकल्स। उसके लिए असेंबली में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और उसमें तरमीम करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो उनको मतलब लड़ेंगे तो कन्विंस भी करेंगे। डेफिनेटली सर। सर जैसे कि अपने जॉब के ऊपर बात कर ही रहे थे कि जॉब्स को लेके आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा यंगस्टर जॉब्स के लिए। अब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं और बड़े बड़े जैसे बिग फिशेस के आप नाम कह रहे हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे लेबर कमीशन मेरे J&K में स्टेट में काफ़ी टाइम से है और वो गठित भी है। उनका मानना है कि उनके जैसे रिपोर्ट्स हैं, पुरानी रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने 80% जो लोग हैं जो हमारे वो स्टेट लेवल पे पहले से ही हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। मे बी अंदर की पिक्चर क्या है वो हमें भी नहीं पता है, वो भी देखने की बात है। मैं बताता हूँ, 8 तारीख के बाद लगेगा। मैं अगर इलेक्ट हो गया, जी जी, अगर मुझे सेवा करने का मौका लगा जी, मिला, तो मैं 8 को इलेक्ट हो जाऊंगा। तो 9 को मेरा सबसे पहले यही काम होगा जो इन सब से बात करनी है, मीटिंग करनी है बड़े बड़े ऑफिसर से, सिडको के और इंडस्ट्रियलिस्ट से, और इनसे जो भी इनके इनपुट्स हैं वो हम लेंगे और उसमें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितनी परसेंटेज लोकल की है। अगर हम इनसे डाटा कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा किस लेवल पे हमें इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं कई बार इसको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ एज ए BDC चेयरपर्सन। इन्होंने लेबर के ठेके दिए हुए हैं आउटसाइडर्स को। जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दोज हु आर इन पावर इन सेंटर, उनके रिलेटिव्स हैं, तो उनको बड़े बड़े ठेके दिए गए हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्स करेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो जो लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं पे कर रहे हैं और हमारे बच्चों से काम, हमारे भाइयों से जो काम ले रहे हैं वो 12 घंटे एक शिफ्ट में काम ले रहे हैं। जो शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की होती है, वो 12 घंटे की ले रहे हैं और पर्क्स दे रहे हैं उनको, बहुत ही मीगर अमाउंट दे रहे हैं। वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है और मैं लड़ूंगा। जी सर।
ये तो रही इस बात की बात। बाकी ये सर एक और मेन प्रॉब्लम चल रही है जो हमने घाटी इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहे थे पिछले दिनों, कुछ जैसे पोल्यूशन के भी कुछ मुद्दे थे वहाँ पे घाटी में। लोगों ने एजिटेशन भी किया था एक स्पेसिफिक प्लांट के खिलाफ कि इस तरह से पोल्यूशन हो रही है, और वहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन जोन बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे देखो तो लकड़ी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एयर पोल्यूशन की दिक्कत आ रही है। तो इन चीज़ों को कैसे रेगुलेट करेंगे आप? अगर सेंटर की पॉलिसी के अंदर ये लोग आए हैं, और अगर वो एक तरफ से ये एक एलिगेशन भी बन सकता है पे कि देखो जी यहाँ पे डेवलपमेंट को रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस हिसाब से भी बात की जा सकती है। मैंने तो किसी इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं कही है। मैंने यही कहा है कि अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल स्टेट में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके नाम्स उसके पैरामीटर्स को कोई भी इंडस्ट्री फुलफिल कर रही है तो वो सर्टिफाई करेंगे उनको कि दैट यूनिट कुड बी ऑपरेशनल। लेकिन वो शायद हो नहीं पा रहा है, जहाँ तक ऑन ग्राउंड्स हम भी देखते हैं, तो वो वही तो बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी अपने बयान में मैंने ये नहीं कहा कि मैं इंडस्ट्रीज को बंद कर दूंगा, लेकिन मेरा ड्यूटी बनेगी, मेरी दायित्व बनेगा कि मैं अपने पब्लिक के लिए स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी का इंतज़ाम कर सकूं। अगर पोल्यूटेड होगा तो मैं बोलूँगा, जी डेफिनेटली, ठीक है, वो मैं बोलूँगा। वो तो मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी बोलूँगा। मतलब कहने का ये है कि ये सब काम करने की बात है। जी अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। मैंने सर इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ी हुई है इंडस्ट्रीज़ में, इन पॉपुलेशन इन्फ्लक्स की। आप जैसे बात अपने अभी मीटिंग में भी उठा रहे थे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोकल लोगों को जॉब नहीं मिली। उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये जुड़ी होती है कि कठुआ में पहले से ही रिसोर्सेज बड़े ज़्यादा, पूरे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रिसोर्सेज बड़े कम है। गर्मी आती हो तो लाइट नहीं होती, पानी के भी रिसोर्सेज में बहुत इशू रहता है, पानी नहीं आता है, कंडी इलाके में पानी की वैसे भी दिक्कत रहती है, और साथ में अब एयर पोल्यूशन की भी अब बहुत बड़ी एक दिक्कत है, वो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे अगर आप एमएलए बनते हैं? तो देखिए ना, पहले तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको पूरा देखो आप, उसमें कहीं भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए वो चीज़ें मेंशन्ड नहीं हैं जो हमें चाहिए। जी ठीक है, उनको फैसिलिटेट किया है सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है, तो एक तरह का हमारे युवाओं के साथ एक साजिश रची जा रही है। हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी उनके खिलाफ भी एक साजिश आज से ही रचाई जा रही है। उनके खिलाफ बोलेगा कौन? एमएलए नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? ठीक है ना। तो जो ये पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन का एकदम से सर्ज हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, जो डेमोग्राफिक चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं हमारे जो डोगरा संस्कृति है इसमें इन्फ्लक्स में वो लुप्त होती जाएगी। वो उसको हमने जो डोगरा डायनेस्टी है, डोगरा कम्युनिटी की जो डोगरा कल्चर है, उसको भी हमने मेंटेन करना है। तो ये हमारे लिए सब चैलेंज हैं जिन पे काम करेंगे हम। तो धीरे धीरे हमें भी पता चलता जाएगा, आपको भी पता चलता जाएगा कि हमने क्या अचीव किया, हमने कहाँ छोड़ा, क्या हुआ। ये आपको वक्त के हिसाब से 8 तारीख के बाद पता चलेगा, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। फेवरेबल होंगे तो ये चीज़ें मैं प्रायोरिटी पे करूँगा। जी सर, एक लास्ट एक आपसे क्वेश्चन लेंगे। एक अपना आज के टाइम पे जो नशे की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे चिट्टे की प्रॉब्लम चल रही है कठुआ के अंदर, यहाँ अपने एडजेसेंट एरियाज़ हैं, इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं, कैसे हिसाब से आप अपने करेंगे, इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? ये तो आम बंदा तो कर ही नहीं सकता ये कुछ भी। इसमें गवर्नमेंट का मतलब इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने कैसे अपने युवाओं को इससे बचाना है, हम क्या काम कर सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब नोटबंदी कर सकते हैं, नोट चेंज कर सकते हैं, नोटों को बंद कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब देश को बंद कर सकते हैं एक कॉल में, तो डेफिनेटली हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन टीवी पे फिर आएंगे और बोलेंगे कि आज रात से चिट्टा बंद, आज रात से कैप्सूल बंद, आज रात से वो सब चीज़ें बंद जो युवा को ख़राब कर रही हैं, सेहत ख़राब कर रही हैं, उनकी एज कम कर रही हैं, जहाँ घरों के दीपों को बुझा रही हैं। वो हम प्रधानमंत्री जी से
गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से कि कृपया आप टीवी पे आइए रात को 9 बजे और ये चीज़ें बोल दीजिए कि आज रात से ये चीज़ें बंद, जैसे पहले उन्होंने बंद करके दिखाया है पूरे देश को। तो ये चीज़ें मामूली सी हैं उनके लिए, वो एक इतने बड़े सिस्टम के मालिक हैं, हम सब उन पे विश्वास करते हैं। तो हम सब की उनसे उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री साहब कृपया जल्दी वो दिन आए कि आप हमें ये कहें कि आज रात से ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। जी सर। जी सर, अभी आप देख रहे थे हमारी ख़ास मुलाकात श्री विजेश्वर सिंह बिंदु जी से, जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी जिन्होंने, और वो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं। कठुआ की गल प्रोग्राम में अब हम अगली बार आपको नई शख्सियत से मिलाएंगे। अभी तो आचार संहिता लगने वाली है, अभी 6 बजे का टाइम होने वाला, 5:15 का टाइम है। तो उसके बाद हम जैसे ये आचार संहिता से हटेगी, 1 तारीख को इलेक्शन होंगे, उसके बाद हम आपको एक नई पर्सनालिटी से एक नई शख्सियत से जो कठुआ के इलेक्शंस और कठुआ की भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ आपको मिलवाएंगे, उनके साथ रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।